मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जो एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली का इंतजार करते हैं, आज वह फिर एक बार पुनः प्रारंभ करने जा रहा हूं। लगातार चल रही हमारी इस महत्वपूर्ण प्रश्नावली में हमने आपको बताया है कि यह सिर्फ बीएड एंट्रेंस एग्जाम तक सीमित नहीं है मेरे दोस्तों। यह आपको एक लंबे समय तक हम आपको बता दें कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं, उन सब को विशेषकर ध्यान में रख करके यह तैयार की गई है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन लगभग कब होता है? कितना शानदार प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशियन महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मर्म भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध महाद्वीपीय कहा जाता है। एकमात्र ऐसा द्वीप है दोस्तों, जो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से द्वीपीय है, और साथ ही साथ यह महाद्वीप किसी भी महाद्वीप से सीमा नहीं बनाता है, जिस तरह अंटार्कटिका। तो इन्हीं पर चर्चाएं हो रही हैं। अब आज प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर कब बड़ा दिन होगा, यह पर देख लेते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको पता होना चाहिए, जैसे यह है हमारी पृथ्वी। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। यहां पर है विषुवत रेखा, यहां पर है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा कहाँ है भैया? 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ में है। फिर उसके बाद ये है मकर रेखा। ये आपकी मकर रेखा है। जो मकर रेखा है वह 23.5 डिग्री साउथ में है। कहां पर है? 23.5 डिग्री साउथ में है। तो यहां से बातें आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अगर हमको इस बात से पता चल जाए कि यह उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में है, तब प्रश्न बहुत आसान बन सकता है। ठीक है, अब आपको हम बताना चाहते हैं जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वह कुछ यहां पर है। ठीक है ना दोस्तों, वह कुछ यहां पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसी के मध्य से मकर रेखा जाती है। तब अब आपको पता हो चला चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। बस आप थोड़ा सा पढ़ाई पर हमारे साथ लगे रहिए। तो दक्षिणी महाद्वीप में, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन यहाँ पर होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में, जी हाँ दोस्तों, भी 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य मकर रेखा के लंबवत 22 दिसंबर को ही चमकता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर के दिन। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत शानदार है। यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वहाँ पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। नहीं, आगे क्या लिखा है? थार रेगिस्तान को समाप्त करने का उपाय है। थार रेगिस्तान याद रखना, दुनिया का एकमात्र ऐसा भैया मरुस्थल है, थार रेगिस्तान या थार मरुस्थल, जहां का जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। यह बातें याद रखिएगा, सबसे ज्यादा है। थार मरुस्थल का जो विस्तार है वह भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है। गोडावन पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा थार मरुस्थल या थार रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान को हम किस माध्यम से समाप्त कर सकते हैं?
प्राकृतिक वर्षा द्वारा? जी नहीं, कभी नहीं होगा। जंगल लगा करके? दोस्तों एकदम सही बातें हैं, ये बातें एकदम सही बात है कि जितना अधिक हम पेड़ पौधे लगाएंगे वहां पर जो मिट्टियां होंगी उनको ये पेड़ पौधे रोकेंगे, तो जिसके कारण और पेड़ पौधों के क्या होंगे दोस्तों, जो पत्तियां हैं वो गिरेंगी, तो वो सब क्या है, कंपोस्ट खाद के रूप में जो ह्यूमन प्रकार की खाद पाई जाती है, ह्यूमस प्रकार के, वह सब बनेंगी। तो एक लंबे समय के बाद, इतना आसान तो नहीं है लेकिन 200-300-400 वर्ष साल बाद यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, रेगिस्तान समाप्त हो सकता है। रेगिस्तान क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। ये बातें याद रखिएगा नहीं। तो यहां से ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आपको क्या कहा जाए ना, इसी तरह आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये कहा जाता है कि मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है वृक्ष को लगाकर। बाढ़ है, जो नदियों में बाढ़ आती है उसको रोका जा सकता है वृक्ष लगा करके। नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों जो वृक्ष आपके लिए बहुत में उपयोगी होते हैं, तो यहां से आप समझ सकते हैं। अगला है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं दोस्तों? तो लाल ग्रह कहते हैं किसको, मंगल ग्रह को। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं। आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की प्रधानता, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की प्रधानता ज्यादा होने के कारण इसकी सतह पर इसे लाल ग्रह कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। अब देखिए जो लाल ग्रह है, ठीक है, जो लाल ग्रह है उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। जो हमारा मंगल है, यह सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर का ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का ग्रह है, ठीक है भैया, नंबर का ग्रह। कैसे भैया, सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो वहीं अगर हम आकार में देखें, तो वहीं अगर हम आकार में देखें तो ये आकार में जो है वह किस नंबर के आता है, 7वें नंबर पर आता है, मतलब 7वां आकार की दृष्टि से है। तो एक तरह से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी बातें समझने वाली बातें हैं। तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, यह अपने आप में समझदारी वाली बातें हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम एक एक प्रश्न करके समस्त प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, अच्छा, मंगल ग्रह पर भारत ने मार्स मिशन, ठीक है, याद आ रहा होता दोस्तों, मंगल मिशन भेजा है जिसे हम लोग मॉम के नाम से जानते हैं। ये नवंबर 2013 में गया था, 5 नवंबर 2013, 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित हुआ था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। तो इससे भी अगर आता है प्रश्न तो इसे भी देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका शॉर्टकट नाम था MOM, मतलब मॉम। जी हाँ दोस्तों, मार्स ऑर्बिट मिशन कहते हैं इसे। आगे देखते हैं दोस्तों, मंगल के उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के उपग्रह 2 हैं, ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं। नंबर 1 फोबोस है और नंबर 2 जी हाँ दोस्तों डीमोस है। फोबोस एंड डीमोस भी कहते हैं। तो दोस्तों यह 2 उपग्रह हैं जिसको शुद्ध नाम डीमोस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो ये 2 उपग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, मतलब बी और सी दोनों हो रहा है। तो इसके आधार पर डी आंसर सही हो जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह यही है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये सबसे छोटा उपग्रह है, ये ध्यान दीजिएगा, छोटा उपग्रह। सभी बच्चे लगातार एकदम सटीक प्रश्न दे रहे हैं, एकदम सटीक प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं, जिसे देख करके नो डाउट से मजा आ रहा है, सच में नहीं, बहुत शानदार लग रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न आने से पहले
कुछ जी हाँ विशेष। अभी ऑर्डर करें अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जा कर के नहीं। और दोस्तों जो स्टडी 91 पे बुक इस समय तेजी से नहीं चारों दिशाओं में फैल रही हैं। वीडियो की आ चुकी है, लेखपाल की आ चुकी है। अगर किसी बच्चे को इससे संबंधित बुक चाहिए तो कॉल करें हमारे 7007734525 पर और अपनी मनपसंद बुक जी हाँ फ्री में मंगवा सकते हैं घर तक। अभी देखिए दोस्तों, हेली के धूमकेतु का आवर्तकाल क्या होता है। हेली मतलब यहाँ पर जी हाँ दोस्तों जो पुच्छल तारा होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? पुच्छल तारा के बारे में बताया जा रहा है। क्या दोस्तों, कहने का मतलब जो धूमकेतु है उसके बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? धूमकेतु के बारे में बताया जा रहा है। अब कहा जा रहा है दोस्तों जो पुच्छल तारा है या धूमकेतु है, ठीक है ना दोस्तों, ये क्यों आखिर ऐसा होता है ये याद रखिए। जैसे यह हमारा सूर्य होता है, ठीक है ना दोस्तों, यह हमारा सूर्य होता है। अब सूर्य से बहुत सारे पिंड छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे दूरी भ्रमण करते रहते हैं। वही जब क्या होता है एक लंबे समय के बाद पास आ जाते हैं तो सूर्य का जब इसमें प्रकाश लगता है तो इसमें के अंदर की जो गैस निकलती है बाहर, उसी को हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं। क्योंकि इसकी आकृति जो होती है वह दोस्तों कुछ जैसे गाय भैंस की पूंछ नहीं होती है उस तरह बनती है दोस्तों, यह याद रखना। इसीलिए इसको पुच्छल तारा, और यह पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत में होगी, ठीक है, ये याद रखना। मतलब पीछे होगी, आगे नहीं होगी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो पिछली बार दिखाया गया था, ठीक है ना दोस्तों, वह 1986 में दिखाई दिया था। 76 वर्ष के अंतराल में यह दिखाई देता है। तो लगभग इस बार 2062 में यह जी हाँ दोस्तों दिखाई देगा। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। तो इसका जो काल है, टाइम पीरियड है, वह 76.2 वर्ष, लगभग 76 वर्ष बताया जाता है। ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुच्छल तारा जो बना होता है, निर्माण होता है, यह धूल कण गैस और बर्फ जो हिमनद होता है उससे निर्मित होता है। तो यहां से भी बातें समझने वाली बातें हैं। अगला बहुत शानदार प्रश्न, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत आसान प्रश्न। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी है, बुध है, मंगल है, बृहस्पति है। दोस्तों जैसे यह हमारा सूर्य है, ठीक है, ये क्या है? हमारा सूर्य है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं जैसे यह सूर्य है तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को देख लीजिए, ठीक है, बार बार कह रहा हूं देख लीजिए। यहां से प्रश्न पूछता है तो सबसे पास में है बुध, ठीक है ना दोस्तों, सबसे पास में है बुध, फिर है शुक्र, ठीक है, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पर आपका है मंगल, ठीक है, चौथे नंबर पर मंगल, पांचवें नंबर पर है आपका बृहस्पति, पांचवें नंबर पर कौन है? बृहस्पति है। छठे नंबर पर आपका जो है वह है जी हाँ शनि, शनि। फिर सातवें नंबर पर है आपका अरुण और आठवें नंबर पर है आपका वरुण। मतलब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर वरुण है, नेपच्यून है, और पृथ्वी मतलब सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह जो है वह शुक्र है। पृथ्वी का सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, तो वहीं पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग दिए गए ऑप्शन के अनुसार बुध पर टिक करेंगे बहुत शानदार तरीके से। देखिए बच्चों, जो आपकी पढ़ाई चल रही है वह ये मत समझिएगा कि ये बहुत आसान प्रश्नावली है। इसमें हम आसान प्रश्न भी रखे हैं, कठोर प्रश्न भी रखे हैं, हार्ड प्रश्न कहने का मतलब भी है। इसका कारण यही है कि हर तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। लीजिए, फिर अगर आपको लग रहा है कि आसान प्रश्नावली लग रही है तो फिर दीजिए दोस्तों। अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य अंतरिक्ष दिखाई देता है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री क्या होता है, अंतरिक्ष में जाता है, तो जो बाह्य अंतरिक्ष होता है उसे कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है भैया? काला दिखाई देता है। मतलब बाहर सब काला काला ही नजर आता है। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रियों
अर्थों का पिता जो है यूनानियों को कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये बातें याद रखना। यूनानियों ने सबसे ज्यादा अंतरिक्ष से संबंधित, जी हाँ दोस्तों, घटनाओं को या जानकारियों को दिया है, इसलिए यूनानियों को अंतरिक्ष का पितामह कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। तो इस पर भी ध्यान देने वाली बातें हैं। भारत में अंतरिक्ष का जो कार्य चल रहा है वह गगनयान चल रहा है दोस्तों। भारत पहली बार मनुष्यों को भेजने जा रहा है। ठीक है, गगनयान 2022 में ही लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसका टाइम ऑफ पीरियड बढ़ाकर 2023 कर दिया गया है, ये याद रखना। लेकिन हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि हम इसे कितना जल्दी भेज सके। ठीक है, तो इसलिए यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? जजिया कर से अर्थ है। देखिए दोस्तों, जो इस्लाम धर्म के 5 पवित्र आस्था सूत्र बताए जा रहे हैं दोस्तों, उसमें से आपका 5 में से एक है जजिया कर। तो याद रखना, एक है रोजा रखना, ठीक है, जो अभी रख रहे हैं भैया, और आपको पता होना चाहिए कि ईद आ चुकी है, ईद आ चुकी है। ठीक है भैया, आज अगर देखा जाए तो 3 तारीख को हमारी ईद थी, तो यहाँ से है। तो ये जानकर आपको अच्छा लगेगा। सभी भाइयों बहनों को जो हमारे साथ जुड़ते हैं या फिर नहीं भी जुड़ते, भारत के हर समस्त भाइयों बहनों को नहीं, जी हाँ दोस्तों, ईद की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं हैं। याद रखने वाली बातें हैं। तो ईद में बढ़िया से उत्सव मनाइए, बढ़िया से बढ़िया शांत प्रिय त्योहार है। इस दिन सफेद कपड़े पहने जाते हैं और आपकी सेवैयां, जी हाँ दोस्तों, गजब की बन बन के खिलाई जाती है। तो रोजा रखना, ठीक है, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये नमाज पढ़ते हैं। और हमारे भाई लोग कितने? 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, ये बातें आपको याद रखना। और जो हमारे इस्लाम धर्म के भाई लोग हैं, भारत में जो रह रहे हैं, वह पश्चिम की दिशा में, जी हाँ दोस्तों, मुंह करके इस्लाम पढ़ते हैं। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए, ये क्यों? क्योंकि दोस्तों जो मक्का है, जो मदीना है, वह भारत के पश्चिम दिशा में दिखाई देता, पड़ता है। ठीक है, दिखाई क्या देता है? पश्चिम दिशा में पड़ता है, यह याद रखना। एक है दोस्तों कलमा पढ़ना, ठीक है, कलमा पढ़ना, ये भी याद रखिएगा। यह एक आस्था सूत्र होता है। क्या होता है? आस्था सूत्र होता है। ला इल्ला इल्लल्लाह, जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये जो आपका है, जी हाँ दोस्तों, आस्था सूत्र है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक हज पर जाना। हज मतलब होता है दोस्तों, हज पर जैसे यात्रा पर जाना। ठीक है, यात्रा पर मतलब कौन? धार्मिक तीर्थ स्थल जो हम लोग बोलते हैं, जैसे 4 धाम, उसी तरह इस्लाम धर्म में हज होता है। और 5वां होता है जकात। ठीक है ना, जकात का मतलब क्या होता है दोस्तों, यह याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जकात तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या होता है। तो जकात जो गरीब मुसलमान भाई लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं, उनको अमीर मुस्लिम भाई लोग क्या करते हैं भैया, अपनी कुल संपत्ति का 2.5%, ठीक है, 2.5%, जी हाँ दोस्तों, उन्हें एक तरह से दे देते हैं फ्री में, नहीं कि भाई ले जाइए, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है जजिया कर से अर्थ है। तो जजिया कर जो है दोस्तों, सबसे पहले जो है यह इस्लाम धर्म में लगाया जाने वाला धर्म, मतलब एक प्रकार से कर है। ये क्या है? ये कर है। और कर का मतलब दोस्तों, यह एक प्रकार का विभेद है। यह एक प्रकार का क्या है? विभेद है। सबसे पहले अरब क्षेत्रों में जजिया कर लगाना शुरू हुआ था, जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही। लेकिन दोस्तों भारत में जो सबसे ज्यादा देखा जाए, मुगलों में जो जजिया कर लगाया गया था, मुगलों में, यह याद रखना,
तो मुगलों में भी जजिया कर लगाया गया था, लेकिन अकबर प्रथम, जी हाँ दोस्तों, पहला शासक था अकबर जो जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर पहला शासक था जो जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे पुनः लगा दिया था। औरंगजेब ने इसे पुनः लगा दिया था, और औरंगजेब जो लगाया था दोस्तों, वह आपको पता होना चाहिए 1869 के आसपास लगाया था। लेकिन आपको जजिया कर को पूरी तरह से जो समाप्त किया था वह मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। ये बातें आपको पता होना चाहिए भैया, जजिया कर जो पूरी तरह से समाप्त हुआ था। ठीक है, तो यहां से ये सारी चीजें हैं, हमने सब कुछ बताया जो महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों इस समय हमारा प्रश्न यहां से इसलिए बन सकता है क्योंकि इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म को लेकर के अभी आपने देखा होगा जो नमाज पढ़ी जाती, जो स्पीकर, जी हाँ दोस्तों, भोपो लगाए जाते हैं, उन पर रोका गया और साउंड से फिर लोग अपना जय सिया राम का नारा लगाने लगे। आपस में मतभेद दिखाई दिया धर्म में, इसलिए दोस्तों ये चर्चा के विषय में है। यहां से बातें आप समझ सकते हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रोक लगा दिया है। ठीक है, हिंदी इंडिविजुअल, जी हाँ दोस्तों, हिंदी व्याकरण। अब बच्चे आप लोग हमसे कहोगे कि सर यह सही हुआ या गलत हुआ, तो दोस्तों देखिए यह न्यायालय को सिद्ध करना है कि सही है या गलत। लेकिन दोस्तों जो आपका हमारा एक, ठीक है, आस्था जुड़ी हुई है, ठीक है, एक आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन सरकार कह रही है भाई इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ क्या होता है, सुबह सुबह ही जैसे क्या होता है, कई लोगों को नींद आती है और उसी समय तेज से जब आवाज आती है तो सब लोग जग जाते हैं, लेकिन सुबह का जगना सबसे अच्छा माना जाता है। याद रखिएगा, 4 बजे का जगना सबसे अच्छा माना जाता है। ये भी बात होती है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों जो ध्वनि प्रदूषण का मामला है उस पर रोक लगाई गई थी और न्यायालय भी मामला गया है दोस्तों। न्यायालय क्या सुनवाई देता है वह सामने निकल करके आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो जो हमारा एक सत्य है, एक देखिए भाई, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सही होता है, एक गलत होता है। ठीक है, कोई भी सरकार है दोस्तों तानाशाही नहीं चलेगी, पहला पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, अगर कानून के दायरे में सरकार लेकर कार्य भी कर रही है तो हमें उसको पालन भी करना चाहिए। ये भी बातें दोनों फॉलो करना होता है। ठीक है, दोनों फॉलो करना। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने ये कदम उठाया है और न्यायालय इसको सही पाती है तो ठीक है, अगर गलत पाएगी दोस्तों तो जाहिर सी बात है चालू रहेगा, फिर ये मामला यहाँ पर अटकता है। ना कोई पार्टीवाद, ना कोई जातिवाद, ना कोई धर्मवाद, हमारे लिए जो राजा वही राजा होता है। ठीक है ना दोस्तों, उसके लिए न्यायालय बना है। हमें अपने शब्दों से किसी को भला बुरा नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते हैं वो सरासर इसके लिए यही कहे जाएंगे कि मध्य बुद्धि हैं या फिर अनपढ़ हैं। ठीक है, यह न्यायालय निर्णय लेगा, यह विधानमंडल निर्णय लेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने राजा का चुनाव कर लिया है तो फिर उसमें विश्वास तो होना ही चाहिए। ठीक है, बात यहाँ पर टिकती है, बाकी वो बात वहाँ की है। यहाँ पर पढ़ाई पर देखिए, निम्नलिखित में से किस अमीर की सहायता से जहांदर शाह सिंहासन रूढ़ हुआ था? ठीक है ना दोस्तों, किस? तो मोहम्मद बख्शी जुल्फिकार खां थे, उन्हीं की सहायता से जहांदर शाह क्या हुआ था, सिंहासन पर बैठा था। जी हाँ दोस्तों, जहांदर शाह, आपको ये बातें पता होना चाहिए दोस्तों, इसको लंपट मूर्ख भी कहते थे। क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख भी कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं भैया। थोड़ा सा समय, इसका टाइम ऑफ पीरियड बहुत ज्यादा नहीं रहता है, थोड़ा सा टाइम ऑफ पीरियड है, 1712-13 के आसपास यह बैठता है, यह याद रखिएगा। नहीं आगे आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, क्या शानदार है। लिखा है दोस्तों, आओ हम
इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करे। तो कहते हैं ना दोस्तों, किसी को अगर गिराना हो, दुश्मन को मारना हो, तो सबसे पहले दुश्मन को कमजोर किया जाता है। ये जान लीजिए दोस्तों। कहते हैं अगर आपका दुश्मन सामने वाला बहुत मजबूत हो, ठीक है, तो आपको एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, एक साथ धावा बोलना पड़ेगा। ये याद रखना। जान लीजिए अगर एक पहलवान है, अब पहलवान को अगर आपको गिराना है तो अगर आप 5 लोग हैं तो अकेले अकेले जाएंगे तो मार ही डालेगा, ठीक है। लेकिन अगर 5 लोग एक बैग टूट गए और कोई पैर पकड़ा, कोई हाथ पकड़ा, कोई गर्दन पकड़ा, कोई कमर पकड़ा, तो पहलवान तो फिर गिर ही जाएगा। यह याद रखिएगा दोस्तों। फिर शरीर की जब अलग अलग अंग से ताकत लगने लगती है दोस्तों, तो आदमी कमजोर। उसी तरह फिर दूसरा क्या है, अगर शक्तिशाली दुश्मन और है और उसका बच्चा जब पैदा हो तो उस बच्चे को इतना गोद में उठाओ, इतना गोद में उठाओ कि वह पैर पर चलने लायक ना हो, अपने आप कमजोर हो जाए। तो ये बड़ी भारी रणनीतियां हैं। उसी तरह यहाँ पर भी है, खोखला है तना, मतलब तो जब प्रहार करेंगे तो गिर ही जाएगा। तो दोस्तों ये मुगलों के लिए यह लिखा है ना, यह कथन किसके बारे में है, तो मुगलों के बारे में था। किसने कहा था, तो पेशवा ने कहा था। यह याद रखना, बाजीराव ने कहा था। तो ध्यान देने वाली बातें यहां से हैं, शानदार बातें है ना। चलिए, मुगलों के लिए कहा था किसने, बाजीराव पेशवा ने कहा था। ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, गोल गुंबज क्या है। गोल गुंबज क्या है दोस्तों, एक समाधि है, ठीक है, एक राजप्रसाद है, एक स्तंभ है, एक मस्जिद है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो इस प्रश्न का भी आंसर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो गोल गुम्बज एक जो है दोस्तों समाधि स्थल है। क्या है, समाधि स्थल है। किसकी भैया, आदिल शाह की, ठीक है, आदिल शाह की समाधि है। ये कहाँ है भैया, तो बीजापुर कर्नाटक में है। कहाँ, बीजापुर कर्नाटक में है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जकात क्या है। जकात क्या है, तो हमने आपको बताया कि जकात एक प्रकार का इस्लामिक कर है, ठीक है ना दोस्तों। इस्लामिक कर था जो धर्म के आधार पर, लेकिन बाद में यह कर धीरे धीरे अपना पैर पसारता गया और सबके ऊपर लगना शुरू हुआ। हिंदुओं पर भी लगा, ब्राह्मणों पर भी लगा। यह याद रखना, कई प्रश्न इससे बन जाते हैं। तो दोस्तों कर है ये ध्यान देने प्रकार की, लेकिन दोस्तों यहां पर ये याद रखना स्वेच्छा से कहा गया था। सच पूछा जाए तो स्वेच्छा से कहा गया था कि जकात जो देना चाहिए वो क्या है दोस्तों, एक तरह से यहां पर कर नहीं है, जजिया कर था, लेकिन जकात जो है वह देखा जाए तो स्वेच्छा से दिया जाने वाला क्या है भैया, एक तरह से, जी हाँ दोस्तों, दान है, ठीक है। जकात जी हाँ एक प्रकार का दान है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो जो भैया अमीर मुसलमान होते हैं, अमीर मुसलमान भाई, मुस्लिम भाई होते हैं, वो भाई लोग क्या करते हैं, अपनी वार्षिक आय का 2.5% गरीबों में क्या करते हैं, वितरित करते हैं, गरीबों में वितरित करते हैं। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। आगे लिखा है यूपी SSC वीडियो का बैच हमारे यहाँ प्रारंभ है, सुपर टेट का बैच हमारे यहाँ प्रारंभ है। जो भी छात्र छात्राएं चाहें वह इसमें भाग ले सकते हैं। बहुत शानदार प्रश्नावली है मेरे दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लीजिए, ये तो इतना शानदार प्रश्न है जिसकी कोई बात नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था, किस आधार पर लड़ा था, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पट्टाभी सीतारमैया को मात दिया, जी हाँ, महात्मा गांधी जी से विवाद किया, अंततः पद से इस्तीफा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्हें सीता
रमैया का नामांकन पसंद नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने नामांकन के स्थान पर चुनाव की पैरवी की, ऐसा कुछ नहीं। वह गांधी जी के विरुद्ध गए थे, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा भी नहीं। वह एक आक्रामक नीति, जो आक्रामक नीति के पक्ष में थे, जिसका कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे। वह आक्रामक नीति मतलब कहने का मतलब यह है कि दोस्तों अंग्रेजों के साथ प्रेम से नहीं बातें मत करिए, ठीक है, प्रेम से कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर लड़ने की जरूरत है, अब यहाँ पर क्या है, लड़ने की जरूरत है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था भैया, ये चुनाव लड़ा था जिसमें जीत भी पाई थी, नो डाउट से ये याद रखिएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस, ठीक है ना दोस्तों, गवर्नर जनरल के कार्य में पारित हुआ। अब आप लोगों का जो ज्यादातर प्रश्नों का आंसर आएगा, मुझे पता है जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों का प्रेम स्नेह ऐसे ही चाहिए दोस्तों, और मन लगा के जो पढ़ रहे हैं आप ना, यही तो है बढ़िया प्रेम की बातें। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अब आपका जो प्रश्न का आंसर आ रहा होगा बेंटिंग आ रहा है, बेंटिंग अगर आप दे रहे हैं आंसर ना तो गलत दे रहे हैं, सोच लीजिए दोस्तों। बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा से संबंधित अधिनियम लाया था। लेकिन जो विधवा पुनर्विवाह का सही अर्थ है वह दोस्तों लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, यह याद रखना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम कौन भूल सकता है, विद्यासागर, जो इसके लिए यहां तक कि अपने स्वयं पुत्र की शादी एक विधवा से करवाए थे। अब आप सोच सकते हो कि समाज की जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करने के लिए कभी कभी स्वयं का भी त्याग करना पड़ता है दोस्तों। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, इन्होंने अपने भैया पुत्र की शादी एक विधवा से करवा दिए कि ताकि विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन तेज हो जाए और कानून बने। ऐसा ही हुआ दोस्तों, अंततः क्या हुआ, अर्थात कानून बना विधवा पुनर्विवाह पर। अगला क्या लिखा है, अस्थाई बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का, जमींदार कौन होते थे, ऐसे दोस्तों हो मालिक जो जमीन कि उनकी नहीं होती थी, लेकिन जमीन का जो हक मतलब वसूली होती थी वो उनके हाथ में होता था। और यह व्यवस्था अंग्रेज ने लाई थी, याद रखना। ये जमींदार क्या होते थे, उनको मतलब अंग्रेजों को पैसा देते थे, अंग्रेज इन्हें, जी हाँ दोस्तों, बदले में जो किसानों की भूमि होती है उसका मालिक बना देते थे। और कैसा मालिक, अप्रत्यक्ष रूप से, जबकि प्रत्यक्ष रूप से जो मालिक होता था दोस्तों वह होता था स्वयं किसान। लेकिन उन पर एक नियम होता था कि जितना यह टैक्स लगाएंगे उनको देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत शानदार है। कई मूवियां इस पर बनी हैं, फिल्में बनी हुई हैं, ये याद रखना। एक नरसिम्हा करके कोई मूवी आई थी अभी हाल ही में चिरंजीव की, जी हाँ दोस्तों, की भीष्मा है, नहीं भीष्मा तो नहीं है, भीष्मा तो दूसरा है, भीष्मा को भी अभी आने वाली है भीष्मा, लेकिन चिरंजीव साहब की ही थी। वो बहुत तगड़ी मूवी थी, उसमें यही दिखाया गया था, यही दिखाया गया था कि टैक्स कैसे अंग्रेज बढ़ाते चले जा रहे थे। तो यही है जमींदारों का नहीं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त को लाया किसने देश के अंदर, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में आया था। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो हुई वह बंगाल से शुरू हुई है। कहां से, बंगाल से शुरू हुई है। जी हाँ, भारत के सब बहुत बड़े भूभाग में इसका विस्तार था, यह याद रखना। बंगाल, बिहार,
बिहार, इन सारे क्षेत्रों में इसका जबरदस्त, जी हाँ दोस्तों, बोलबाला था। ये बातें आपको पता होना चाहिए। जमींदार, जी हाँ दोस्तों, कुल उपज का कितना 1/11वां हिस्सा उसके खाते में जाता था, ये याद रखना। 1/ कितना 11वां हिस्सा उसके खाते में जाता था। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। लिखा है निम्न में से किस एक एक्ट अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट ने, जी हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया। जब हम क्या होता है कई दिनों बाद कोई विषय पढ़ते हैं तो दिमाग काम नहीं करता ना कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज तो ये प्रश्न आपके लिए एकदम चांद का दीदार होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नावली बार बार नहीं आती हैं दोस्तों। जी हाँ, कुछ ही विशेष पलों में आती हैं जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, आप सभी लोगों का मैं नाम ले सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोग जो हमारे साथ जुड़कर इतना अच्छा आंसर दे रहे हैं, इतना सारा स्नेह प्रेम दिखा रहे हैं, बस दोस्तों 1-2 दिन मस्त प्रश्नावली चल रही है तो इस पर अच्छे से फोकस कर लीजिए। फिर हम कल से उपस्थित होकर सबका नाम लेंगे ना। निम्न में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया? आपको पता होना चाहिए 1813 का चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार को क्या किया गया भैया? समाप्त किया गया। ठीक है, अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, जब अधिकार को समाप्त किया गया, ठीक है, समाप्त किया गया, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 2 चीजें छोड़ दिया, एक चीन छोड़ दिया और एक चाय छोड़ दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी छूट गई, बाकी जी हाँ दोस्तों सब समाप्त हो गया। चलिए भाई, साथ ही साथ 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो ईसाई मिशनरी थी, ठीक है, जो ईसाई मिशनरियां थी, मिशनरी, वो भारत में क्या हुआ भैया? अर्थात है धर्म का प्रचार प्रसार करने आई। क्या? धर्म का प्रचार प्रसार करने आई। फिर उसके बाद इसी एक्ट के तहत आपको ये भी पता होना चाहिए शिक्षा पर, ठीक है ना दोस्तों, शिक्षा पर 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए खर्च करने का बजट पास हुआ। 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। वार्षिक है ये, कहा भैया वार्षिक। अरे बाप रे, उस समय 50 पैसा भी भारी था, ये तो भला 1 लाख रुपए है। लेकिन इतने बड़े देश के लिए 1 लाख शिक्षा पर खर्च करना, ये भी बड़ी गलत बात थी। ठीक है, इतना ज्यादा धन अंग्रेज ले जा रहे थे, सिर्फ 1 लाख खर्च कर रहे थे, तो ये भी तो गलत ही है। तो ये तरह आप समझ सकते हैं। नया राजस्व लेखपाल से संबंधित बैच हमारे यहाँ प्रारंभ है दोस्तों। अभी हम लोगों का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, बहुत शानदार यह प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें भी अपनी सहभागिता जबरदस्त दिखाइए। और एक बहुत महत्वपूर्ण, देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने हम पर विश्वास किया, आज तक हमने जो बैचेस पढ़ाए हैं, ठीक है, पेड में पीसीएस का पढ़ाया हूं मैं दोस्तों, मेरे पढ़ाए छात्र, आप अगर कोई भी जुड़ा होगा, मेरा पेड बैच लिया होगा, अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। देखिए भाई, पढ़ने का कई लोग अब पहली बार जिंदगी में उतरे हैं फील्ड में, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अभी ये भी नहीं पता कि राज्य व्यवस्था होता भी क्या है, और पहली बार से ही जुड़ रहे हैं, तो दोस्तों फिर उनको समझने में लंबा समय लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना, मतलब 1-2 साल खपाना पड़ता है। ये नहीं होता कि एक बैग, देखिए ये कड़वा सच है, ठीक है, ये जो सच्चाई से मैं बोलता हूं, अगर आपको अच्छे से समझ में आने लगे कोई भी चीज, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था भी एक बार पढ़ा है आपने, पहली बार पढ़ा है, तो दोस्तों फिर उसको दोबारा पढ़िए, पेपर सॉल्व करिए, देखिए आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, क्योंकि एक से एक कड़ियां सब जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सारे के सारे प्रश्न पीसीएस 2021 का पेपर उठा करके देख लीजिए। भीम सिंह का अगर सब पढ़ाया नहीं आया होगा तब आप बोलिएगा। दूसरा दोस्तों, आप
आपको एक बात बता दे रहा हूं, जियोग्राफी का पार्ट आप इसी तरह उठा करके देख लीजिए, उसी में भी आपका नहीं, तो जो पार्ट हमने पढ़ाया है उसमें हम पूरा चैलेंज कर सकते हैं। यूपी टेट में अनगिनत बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, जिसकी कोई संख्या नहीं है। यूपीएसआई में बहुत सारे बच्चे हुए हैं, याद रखना। रेलवे लोको पायलट में बहुत सारे बच्चे, जी हाँ दोस्तों, यहां से निकले हैं। टेट में जो बच्चे हमसे पढ़े थे अनगिनत बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। अब बात आ रही है बीएड की, अब बात आ रही है लेखपाल की, ठीक है। लेखपाल का बैच भी जो बच्चे पढ़ेंगे उनको समस्त फायदा मिलेगा। ये बातें हम आपको बार बार नहीं बताने वाले हैं, आज पहली बार बताए हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिहाज उज सिराज, ठीक है, मिहाज उज सिराज, जी हाँ दोस्तों, क्या है ये याद रखिएगा। कौन था मिहाज उज सिराज, कौन था? तो दोस्तों ये घटनाओं का वर्णनकार था, ठीक है ना दोस्तों, घटनाओं का क्या था? वर्णनकार था। ये बातें नोट कर लीजिएगा। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के संघर्ष के किसने सत्ता हड़प ली दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना, एक खड़ग सिंह थे, ठीक है। रणजीत सिंह की जब मृत्यु होती है तो खड़ग सिंह क्या होते हैं दोस्तों? इस गद्दी पर बैठते हैं। खड़ग सिंह इस गद्दी पर बैठते हैं, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानना चाहिए आपको। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद खड़ग सिंह इस गद्दी पर बैठे थे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। औरंगजेब के निम्नांकित पुत्रों में से किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी? दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1707 ईस्वी में, ठीक है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है। उनके 4 पुत्रों में, जी हाँ दोस्तों, ये जो चौथे नंबर का पुत्र था, जी हाँ, जो चौथे नंबर का पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय, ठीक है। अकबर द्वितीय को अपने भाइयों से लड़ना पड़ा दोस्तों, यह याद रखना, मतलब अपने पिता के विरुद्ध गया यह अकबर द्वितीय। और याद रखिएगा, जब लड़ा अपने भाइयों से तो विजय भी प्राप्त करता है, अंततः अकबर द्वितीय गद्दी पर भी बैठता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है पिता के विरुद्ध लड़ा था। दोस्तों उस समय इसके पिताजी भी थे जब यह क्या कर रहा था? शासन व्यवस्था मांग रहा था। तो दोस्तों यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। औरंगजेब एकमात्र मुगल बादशाह है दोस्तों जो दक्षिण भारत में अपना शासन व्यवस्था ले गया था, मतलब दक्षिण भारत तक, जी हाँ दोस्तों, इसने फैला था। इसी ने शिवाजी को हराया था, ये याद रखिएगा। और शिवाजी को हराने के लिए इसने राजा जयसिंह को भेजा था, ये भी बातें आपको पता होना चाहिए, सवाई राजा जयसिंह। और लेकिन शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का पालन करके औरंगजेब को, जी हाँ, मात भी देने का प्रयास किया था, ये अगर याद हो। भाग आए थे, जी हाँ दोस्तों, बाप बेटे दोनों औरंगजेब के शिकस्त से। लेकिन बाद में जयसिंह ने जो चाल चली, जी हाँ, उसके तहत इनको संधि की ओर जाना पड़ा था, ये बातें भी आपको समझना चाहिए। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जी हाँ दोस्तों, हमारे ऋग्वेद में है। कहां पर है? ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में ये सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है ना दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए, जिस भी छात्र छात्राओं का सूर्य अर्थात क्या होता है दोस्तों? तेज होता है, उन छात्र छात्राओं को सरकारी जॉब या फिर अच्छे जॉब मिलने की संभावना ज्यादा होती है। जिन लोगों का सूर्य तेज नहीं होता है वह सुबह, जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, नमस्कार करें जरूर। और मैं ये जानता हूं दोस्तों, जैसे मैं भी नहीं कर पाता हूं, जी हाँ दोस्तों, कभी जल्दी उठ करके चला है, कभी कुछ हो गया, लेकिन ये याद रखना दोस्तों, एक हिंदू धर्म के नाते होने के कारण सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए स्नान के बाद, लेकिन वह जल पैरों पर नहीं आना चाहिए, उसकी छींटे नहीं आना चाहिए, हमेशा हमेशा ऊंचे स्थान से जल चढ़ाया जाता है। तो आज से तो मैं भी अब
अब कल से शुरू करता हूं भाई, क्योंकि रोज नहाना ही है तो एक लोटा जल चढ़ाने में क्या होता है, ये सारे हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है, इनसे हम जितना प्यार करेंगे ये भी हमसे उतना ही प्रेम करेंगे, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से भी बातें हैं, चलते हैं आगे देख लेते हैं दोस्तों। नेट का पेपर हो या फिर आपका टेट का पेपर हो, यूपी टेट का जबरदस्त चल रहा है। आगे देखिए दोस्तों, विक्रमशिला किसके साथ तुलनीय है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय, जी हाँ दोस्तों, उसी तरह तो है, उसी तरह तो है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निजाम उल मुल्क ने स्थापना की थी, क्या किसकी की थी दोस्तों? तो हमने अभी आपको, जी हाँ दोस्तों, 4 दिन पहले 3-4 चीजें बताया था। एक अवध की स्थापना बताई थी, ठीक है, एक, जी हाँ दोस्तों, मुर्शिदाबाद की बताई थी, मुर्शिदाबाद की बताई थी, ठीक है, और एक हैदराबाद की बताई थी, हैदराबाद। और इन सब का जो विस्तार हुआ था वह किसके समय में हुआ था दोस्तों? तो मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। तो सादत खां, ठीक है ना दोस्तों, कौन? सादत खां, याद रखिएगा दोस्तों, सादत खां के समय में यहां पर हुआ था, ठीक है। और आपका सादत खां, मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां, जो वर्तमान में, याद रखना दोस्तों, मुर्शिद कुली खां वर्तमान में बंगाल, ठीक है, के याद रखिएगा। और हैदराबाद निजाम उल मुल्क, ठीक है, निजाम उल मुल्क के द्वारा। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। हैदराबाद आंसर होगा। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना में है और यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी बनकर बैठा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है क्या? कमेंट्स तो बनता ही बनता है ना, कमेंट्स तो बनता ही बनता है, एक कमेंट्स तो बन जाए भैया। धुंधु पंत नाम था किसका दोस्तों? तो लिखा है तात्या टोपे का, मंगल पांडे का, नाना साहब का, रानी लक्ष्मीबाई का। तो रानी लक्ष्मीबाई का तो मणिकर्णिका नाम था, क्या नाम था? मणिकर्णिका था नाम, लेकिन धुंधु पंत जो नाम था वह नाना साहब का था। नाना साहब ने कहां से नेतृत्व किया था? कानपुर से नेतृत्व किया था, क्या दोस्तों? तो जी हाँ, 1857 की क्रांति में नाना साहब का भी बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, नाना साहब का भी बहुत बड़ा रोल था, ये याद रखिएगा। लेकिन जब नाना साहब की मृत्यु होती है दोस्तों, तो जो तात्या टोपे हैं वो भी इन्हीं से संबंध में हैं। तो दोस्तों ये चले जाते हैं भाग कर नेपाल, ठीक है, और नेपाल में ही मृत्यु होती है, ये याद रखने वाली बातें हैं। लेकिन जो कुंवर सिंह थे, बाप रे आरा, वो एकमात्र ऐसे 1857 के क्रांतिकारी थे जो नहीं हारे थे और ना ही मारे गए थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, तो यहां से भी बातें समझ में आती है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। आगे क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कृति चंद्रगुप्त प्रथम के सिंहासनारोहण की जानकारी है। सिंहासनारोहण चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के सिंहासनारोहण की जानकारी कौमुदी महोत्सव में दी गई है। किसमें दी गई है? कौमुदी महोत्सव में दी गई है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है ना, इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिए, कौमुदी महोत्सव टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए भैया, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। आगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जबरदस्त वैकेंसी लगी है, आप सभी छात्र छात्राएं चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं। आगे लिखा है न्याय की जंजीर किससे संबंध है? दोस्तों दरबार के बाहर, जी हाँ, जो हमारा महल होता था उसके बाहर इन्होंने, हमारा नहीं मतलब जो शासक थे वो लगवाए हुए थे दोस्तों, और उस जंजीर को क्या है, जब कोई हिलाता था तो न्याय, जी हाँ दोस्तों, जंजीर जो है वह जहांगीर द्वारा लगवाई गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा लगवाई गई थी न्याय की जंजीर, ठीक है। चलते हैं अगला दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर कब्जा करने वाली, ठीक है, ईरानी शासक कौन था? ठीक है, ईरानी शासक कौन था दोस्तों? तो शाह अब्बास का नाम आता है क्या? जो ईरानी शासक था वह कौन था? तो शाह
अब्बास। जी हाँ दोस्तों, शाह अब्बास थे, जिनको नोट करने वाली बात है। जो हमारे जहांगीर का शासन टाइम ऑफ पीरियड है वह 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, सलीम इनका नाम था, क्योंकि यह सलीम चिश्ती की दरगाह से आशीर्वाद के रूप में दुआ भविष्य से प्राप्त हुए थे। और आपको यह भी पता होना चाहिए, शेखू बाबा इन्हें प्यार से अकबर बुलाते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक महान कवि था? निम्नलिखित में से कौन एक महान कवि था? तो दोस्तों महान कवि जो थे वह बाबर थे। ठीक है, बाबर जो थे महान कवियों में एक थे। सम्राट जो महान पूरे मुगल बादशाह में थे वो अकबर थे। जो दर बर भटके दोस्तों वह हुमायूं थे। और जिसने महान चित्रकारी थे वह थे जहांगीर। जिसमें महान चित्रकारी थे वह कौन थे? जहांगीर थे। अगला प्रश्न आपके सामने आने से पहले नितिन सर हैंड राइटेन ई बुक घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका विरोध किया था दोस्तों? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जबरदस्त पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया था। ये बातें आपको याद करने वाली बात है। ठीक है, जी हाँ, अगर देखा जाए तो भैया हाँ ठीक है। आगे लिखा है श्रवण बेलगोला क्या है दोस्तों? तो श्रवण बेलगोला एक तीर्थ स्थल है जैनियों का। यहीं पर चंद्रगुप्त ने, जी हाँ दोस्तों, जो संथारा प्रथा है उसको अपना करके यानी अपना अन्न जल त्याग करके मृत्यु यहीं पर हुई थी। ये याद रखिएगा, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। दिगंबर हो गए थे दोस्तों, ये जानना चाहिए। जी हाँ, चंद्रगुप्त। आजीवक किसके पंथ हैं? तो आजीवक जो है दोस्तों किसके पंथ में आते हैं? तो यहाँ पर ये बातें आपको जानना चाहिए कि जो आजीवक पंथ है वह कौन सा पंथ है? तो हिंदुओं का पंथ माना जाता है। किसका? हिंदुओं का पंथ माना जाता है आजीवक संप्रदाय। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने अभी तक इतनी महत्वपूर्ण प्रश्नावली देखी जिसका कोई हल नहीं। ठीक है, जिसका कोई हल नहीं है। तो इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नावली। हाँ बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोग आज हमारे साथ इतना प्रेम और स्नेह से जुड़े रहे। आपका यह प्रेम स्नेह इसी तरह रहेगा। तो एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और स्नेह करिए। कल फिर ठीक 12 बजे, फिर शाम 6 बजे और रात्रि 10 बजे हम फिर एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ है। अगर किसी को कोई समस्या होती है दोस्तों तो स्टडी 91 के हर एक शिक्षक उनके लिए खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।